शुक्रिया राजेश। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हमारे बीच मौजूद हैं और बहुत बेबाकी से बोलते हैं, विरोधियों पर बड़ा कड़ा प्रहार करते हैं और अक्सर हम लोग बहुत गंभीरता से देखते हैं कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो बहुत सारे दस्तावेज लेकर आते हैं और विरोधियों पर चुन चुन कर हमला बोलते हैं। तो जाहिर तौर पर दिलचस्पी होती है कि आज भी शायद यहाँ पर मौजूद हैं तो विरोधियों पर प्रहार करेंगे या फिर वाकई सही मायने में विश्लेषण कर पाएंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। सर माइक ले लीजिए प्लीज़। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जो आप वार पलटवार करते हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा तीखा होता है। विपक्ष के साथ जब आपकी लड़ाई होती है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या आरजेडी के दूसरे नेता हों, तो जब वार पलटवार होता है तो बहुत तीखे अंदाज में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा विपक्ष को लगता है कि विजय सिन्हा जी पर बहुत कड़ा प्रहार करना है? आप पर इतना तीखा अटैक क्यों होता है? लेकिन मेरा तो प्रहार तीखा नहीं होता है। सच को दिल से बोलते हैं, दिमाग से नहीं बोलते हैं, इसलिए लोग घबराहट में रहते हैं। लेकिन मतलब ऐसे आप विरोधियों से पूछिए, तेजस्वी यादव से, तो अक्सर वो कहते हैं कि अरे विजय सिन्हा जी क्या बोलेंगे, वो तो आप छोड़िए सरकार बनाने की बात, अपनी सीट वो नहीं जीतेंगे, वो इतना तक दावा करते हैं तेजस्वी यादव। इस तरीके से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे विजय सिन्हा जी के नाम से ही उनको चिढ़ हो जाती है। सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। हाँ। अनुकंपा की राजनीति करते हैं। अच्छा। इसलिए जमीन पर काम करने वाले से लोग घबराते हैं और जमीन पर काम करने वाले लोगों से इस तरह के परिवारवाद की मानसिकता परेशान रहते ही हैं, क्योंकि इंद्र के स्वभाव में रहते हैं। तो इसलिए परेशान रहते हैं। आपको कभी लगता नहीं है कि आपको घेरने की, अपनी सीट पर या अपने क्षेत्र में घेरने की कोई रणनीति तैयार की जा रही है? जनता मालिक है। हर बार हम चुनाव लड़े हैं और लोग घेरने का प्रयास किया है और मैं भी मन मिजाज बना के बैठा रहता हूँ कि जो निर्णय जनता मालिक है, जो निर्णय करेगा हमें स्वीकार है। और हम तो देख रहे हैं 60 वोट से हारे थे। एक बार हमने 60 वोट से हारा, हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में निर्णय भी आया और वही जनता 60,000 वोट के लगभग जिताया। इसलिए हम जो लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी और मालिक के रूप में काम करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, बाकी की चिंता नहीं करते। आपको लगता है कि जनता आपके साथ है आपके इलाके में? बिल्कुल पुख्ता तौर पर। अगर जो हम ईमानदारी से, पवित्रता के साथ उनकी सेवा करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास रहता है कि एक ईमानदार स्वामी सेवक को मजदूरी जरूर देता है। अच्छा, ये अभी जो आपने कहा ना, ये सोने के चम्मच वाला, ये अक्सर आप बोलते रहते हैं कि सोने के चम्मच लेके आए, सोने के चम्मच लेकर आए हैं। क्या कभी नहीं लगता है कि ये बातें अब जनता को शायद बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं या नहीं करती है, या जनता को अब भी ये बातें टीज करती हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोने के चम्मच लेके बार बार इस चीज़ को रिपीट? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव को ये महसूस हो रहा है कि ये जनता मेरे पक्ष में मोबिलाइज हो जाएगी इनकी इन बातों से? देखिए, ये जनता हमेशा अपने निकटता को महसूस करना चाहता है। जो जमींदारी भाव में राजनीति को जागीर समझ ले और पिताजी के पाप की कमाई से चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाए, उसको जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि 2020 में हमने अकेले दम पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर दिखाया है। भूल में है, वो भूल में है। 20 की घटनाएं कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसका लाभ उनको मिला है, उससे जनता सबक ली है और 2025 में उसका हिसाब उनसे चुकता करेगा। चलिए अब आते हैं चुनाव पर। इस बार के चुनाव में 2005 का चुनाव, 2010 का, 2015 का, 2020 का और ये 2025 का, मैं 5 चुनाव का जिक्र, हालांकि 2005 में 2 चुनाव हुए थे, फरवरी में और फिर अक्टूबर में, तो 6 चुनाव की भी जोड़ लें अगर तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम 5 ही मानते हैं, 2005 का 1 ही मानते हैं। इन 5 चुनावों की अगर तुलना करें तो 2025 पिछले 4 चुनावों से कितना अलग लग रहा है, और अलग है तो क्या अलग है इस बार? देखिए, इस बार का चुनाव
सरकार बनाने के लिए नहीं, सत्ता में बैठने के लिए नहीं, क्योंकि आज पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो दोनों सत्ता में बैठा, दोनों सरकार में सम्मिलित रहा। 2025 का चुनाव बिहार के भविष्य बनाने का होगा, सुशासन का होगा, बिहारी शब्द को सम्मान और गौरव प्रदान करने वाले की जामात की होगी। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इसलिए महत्वपूर्ण लग रहा है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं? क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार शायद पहले की तुलना में अब उनकी पार्टी, उनकी सीटें घट गई है, तो आपको बीजेपी को ज़्यादा दिलचस्पी है कि इस बार तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा चांस है। नहीं, मैं बता दूं कि हम तो अपने विरासत का सम्मान करते हैं और अनुभव की किताब को ग्रंथ मानकर स्वीकार करते हैं, और आज बिहार को एक बड़ी धरोहर, बड़े अनुभव के साथ हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और सच्चाई है कि मैं तो इस बार उप मुख्यमंत्री के नाते प्रगति यात्रा में हर जगह उनके साथ गया, जिसका उन्होंने समीक्षा की, योजनाओं का चयन किया, आज पुनः वो शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। और वैसे व्यक्ति बिहार के प्रति समर्पित हैं, इसलिए बिहार की जनता, उस जनता के बीच विजय सिन्हा भी उनको नमन करता है। अनुभव की जिस किताब को आप ग्रंथ मानते हैं, उसके कुछ पन्ने ऐसे हैं जिनको शायद आप ग्रंथ मानने से इनकार कर देंगे। उन्हीं पन्नों में ये भी है कि नीतीश कुमार बीच में महागठबंधन के साथ भी सरकार चला चुके हैं। उन्होंने खुद कहा कि हम तो समाजवादी के पुत्र होने के नाते इसको अवसर दिया था, मैं नेता प्रतिपक्ष था, और जब मैं उप मुख्यमंत्री बना और उप मुख्यमंत्री जो थे नेता प्रतिपक्ष बने, तो समाजवादी के पुत्र के नाते अवसर दिए थे कि सुधर जाएगा, लेकिन नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। वो अपने स्वभाव के अनुकूल जंगल राज के पाठशाला में जो पाठ पढ़े हैं वो करप्शन और क्राइम में संलिप्त रह गए। ये आपने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी। अब मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव को आपसे दिक्कत क्यों है? आपने कुर्सी एक्सचेंज कर ली उनके साथ। आप खुद कह रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष थे, वो डिप्टी सीएम थे, आप डिप्टी सीएम बन गए, वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। हम तो इस क्यों नहीं दोनों चिढ़ेंगे? भाई उनका चढ़ना तो जायज़ है, आपने कुर्सी छीन कर अपनी कुर्सी उनको पकड़ा दी लो। नहीं, ये दोनों पद को हाँ। बैलेंस करने वाले पद पर भी हम बैठे हैं। और उस समय भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के नाते तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष थे। उस समय भी मैं उस पद की गरिमा को रखने के लिए पूरे सदन को और पूरी विधायिका को सम्मान कर करके बैलेंस करके 100% सदन चलाते थे, और 100% प्रश्नों का पहली बार सदन में जवाब आता था। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जो जिम्मेवारी मिली है उस भूमिका को ईमानदारी के साथ निर्वाहन करते हैं। प्रतिपक्ष में थे, वही कहे थे ने जो पिएगा सो मरेगा, और हमने कहा था अगर जो आपकी गलती और खामी है तो मुआवजा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिए प्रतिपक्ष की बातों को और उन्होंने मुआवजा की घोषणा की। उनके पीरियड में बिहार में अराजकता का माहौल बन रहा था, जहरीली शराब से नरसंहार की दौड़ चली थी, राजद का मनोबल इतना ऊंचा था। आज क्यों खत्म हो गया? भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, हाँ, तो जहरीली शराब से कितना नरसंहार हुआ ये बता दें। नहीं, ऐसा नहीं है कि मौत नहीं हुई है जहरीली शराब बहुत से। नहीं, उसके बाद नहीं के बराबर एकाध घटनाएं निकली है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना कि मतलब आज सिवान, गोपालगंज सैकड़ों लोग 65 विधायक के साथ हम लोग मार्च किए थे। तो ये वातावरण अंतर है, लोगों के मनोबल पर फर्क पड़ता है। शराब माफिया हो, बालू माफिया हो या जमीन माफिया हो, इससे जुड़ा कौन लोग है? आज संजोग से माइंस डिपार्टमेंट मेरे जिम्मे है, उनके पास था, राजद के पास। यही कोइलवर में 1000 राउंड गोली चला था,
टीवी पर आप ही लोग दिखा रहे थे कि गोली किस तरह से पूरा भर भर करके निकाला जा रहा था। कई लोगों की लाशें गिरी थी, बालू में गड़ दिया था। सदन में हमने 2 दिन 3 दिन हंगामा किया और मेरे पीरियड में एक भी नरसंहार नहीं हुआ, एक भी नरसंहार बालू माफिया का नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं लगता है कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप हर चीज के लिए तेजस्वी यादव को या विपक्ष को ही दोषी ठहरा रहे हैं? नहीं भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार को कंट्रोल करना चाहिए था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही कहा कि ये अपने आदत से मजबूर है, सत्ता में बैठकर अपनी जिम्मेवारी से हटकर अपराध भ्रष्टाचार को पोषित कर रहा है, इसलिए अब इससे मुक्त हो गए और कभी नहीं इसको अब मिलाएंगे। उन्हीं की शब्दों में तो हम कर रहे हैं। हाँ, ये इसलिए याद करा रहे हैं। ये बात उन्होंने सदन में ही खड़े होकर सदन में होकर कहे थे। बिल्कुल, हाँ। तो फिर अच्छा, एक बात बताइए, अगर तेजस्वी यादव ही सब कुछ कर रहे हैं, आपने कहा कि शराब का जो भी माफिया है वो आरजेडी से जुड़ा है, बालू का माफिया है आरजेडी से जुड़ा है, जमीन का माफिया, ये आज देख लें। हाँ, आज जितना कितने लोग पकड़े गए हैं, ये भी तो सवाल है ना कि बड़े आज लोग कितने पकड़े ईडी के तहत में 11-12 लोगों पर कार्रवाई शुरू हुई है। आज अधिकतर बालू के माफिया घाट सरेंडर कर रहे हैं। मैं तो मंत्री हूं और हम देख रहे हैं उनके रीजन में 2021-22 में 1600 करोड़ राजस्व आता है और हमारे पीरियड 1 साल के अंदर 3567 करोड़ का राजस्व आता है। ये डिफरेंस है। आज ओवरलोडिंग बिहार के अंदर बंद है, अवैध खनन पर पूरी लगाम है और हमने तो 10,000 रुपया और 5,000 का इनाम भी घोषित किया। बड़ी गाड़ी पर 10,000, छोटी गाड़ी पर, कि जो उसका वीडियो भेजेगा मैं उसको गुप्त रूप से इनाम भी दे रहा हूं। ये परिवर्तन है। नहीं, ठीक है, अगर परिवर्तन है, आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपको जनता का मूड दिख रहा है? आपको क्या लगता है कि जनता क्या बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कुछ सोच रही है, या बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जनता के मूड में कोई, दिमाग में कोई सवाल नहीं है, एकदम मूड बना लिया नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, जनता, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के कई नेता ये कह चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का भी कभी होना चाहिए। अब कब होना चाहिए मुझे नहीं पता। देखिए, एक चीज बता दें, हाँ, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति, कोई जाति या किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग उसको स्वीकार ही नहीं करते, स्वागत करते हैं। और हमारा नेतृत्व का जो निर्णय है, सारा पार्टी उनके साथ खड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। कभी बीजेपी के मन में ये हुआ या आप लोगों के मन में कि जनता को लगे कि शायद अब चेहरा बदलना चाहिए? हमने कहा कि ये जवाब सामूहिक नेतृत्व का निर्णय चलता है, सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत निर्णय का कोई जगह नहीं है। ठीक है, अगर पार्टी ने निर्णय किया है, आप सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं कि भाई सबकी मर्जी से हो, तो ठीक है, हम उसका सम्मान भी करते हैं। मैंने कहा कि एक नेता के तौर पर, बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता के तौर पर, आपको कभी महसूस हुआ कि 20 साल में परिवर्तन जनता सोच सकती है या चाहे कि परिवर्तन होना चाहिए? मैं एक चीज बता दूं कि अगर जो जनता परिवर्तन चाहती तो 2020 में एनडीए पर मुहर नहीं लगाती। आज एनडीए को स्वीकारा है, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी भारी बहुमत से जिताया है। और अभी जो मूड दिखाई पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी की जोड़ी, दोनों विकास के लिए समर्पित हैं और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर चलने का जो बिहार में इसकी जरूरत है। 2020 में आपको लगता है कि जनता ने एनडीए के पक्ष में ही किया था? निश्चित तौर पर। ये सवाल मैं इसलिए पूछा, सरकार आपकी बनी है, लेकिन बहुत सारे बयान ऐसे आए हैं तेजस्वी यादव के या फिर राहुल गांधी के भी बयान अब आने लगे हैं कि वो सरकार जो है वो चोरी से बनी थी। मैं सवाल और उसमें जोड़ दे रहा हूँ, वो सरकार चोरी से बनी, 2024 में सरकार चोरी से बनी। अब तो राहुल गांधी ने कह दिया कि 2014 के बाद, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 2014 के बाद जितनी सरकारें एनडीए की बनी सब चोरी से बनी। अभी उसी को लेकर मैंने अभी कुछ दिन पहले जब वहाँ भारत ने एशिया कप जीता राजगीर में, तो एशिया कप हॉकी का जीता, तो मैंने आपस में, हम लोगों ने, ऑफिस के कलीग्स थे, दोस्त थे, हमने मजाक में कहा कि भाई मुझे तो चिंता ये है कि कल विपक्ष ये न कह दे कि ये गोल चोर है, रिमोट से गोल करवाया था भारत के फेवर में बिहार में।
तो मुझे ये भी चिंता थी, क्योंकि आरोप बहुत लग रहे हैं चोरी के हमेशा। देखिए, हमने पहले ही कहा, देश के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, तेजस्वी जी, ये अप्पू और पप्पू के रोल में जो वक्तव्य दे रहे हैं, पद की जिम्मेवारी समझ नहीं पा रहे हैं और प्रश्न किस पर उठा रहे हैं? संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का, संवैधानिक संस्था का, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं। हम संविधान को मानते हैं, संविधान लेकर चलते हैं, और उसी संविधान के संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान कर रहे हैं। यहाँ तक कि माननीय न्यायालय भी कह रहा है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसके निर्णय को हम नहीं बदल सकते। और उसके बाद भी जिनका ज्ञान नहीं खुलता हो, उस व्यक्ति के प्रश्न पर जनता गंभीरता से ले सकती है क्या? जिस व्यक्ति का कंटेंट लिखेगा 20-50-100 लोगों की टीम बैठ करके, जिसका अपना बुद्धि, अपना अकल नहीं हो, नकल करे, तो इतिहास गवाह है, जो भी नकल करता है उसका अकल बिगड़ता है और अकल के साथ शकल भी बिगड़ जाता है। चलिए, मैं नकल पर भी आऊंगा। नकल वाली बात आपने कही है, नकल का आरोप भी आप लोगों पर लगा है, ये भी आरोप लगा है कि भाई नकल। लेकिन उससे पहले मैं इस वोट चोरी पर आ रहा हूं। SIR बिहार में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष जो अभी यात्रा निकाल रहा था, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें लोग उनके साथ चल भी रहे थे। उनका ये कहना है कि बिहार की आम आवाम को भी लग चुका है कि ये सरकार वोट चोरी करती है। ये उनका दावा है कि आम आवाम भी ऐसा महसूस करने लगी है। देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिम्मेवारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गैर जिम्मेदार बयान दे। ये वोट चोरी कर्नाटक में जीते तो ठीक, चुनाव आयोग सही काम किया, तेलंगाना में सही काम करे, इनका सीट 99 तक पहुंच जाए तो सही है, और चुनाव हारे तो EVM में गड़बड़ी, वोट चोरी हो रहा है। ये क्या स्वस्थ मानसिकता के लोग इस तरह की भाषा? लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना विजय सिन्हा जी, सवाल उठ रहे हैं, और सवाल थोड़े बहुत नहीं उठ रहे हैं। चुनाव आयोग को खड़े होकर राहुल गांधी ने लाइव कैमरा के सामने कहा कि ये चुनाव आयोग चोर है। ये शब्द हैं कोट अनकोट, राहुल गांधी के शब्द मेरे नहीं है। चुनाव आयोग चोर है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग ने चोरी की है। ये आरोप लगाना एक संवैधानिक संस्था पर आप कह तो रहे हैं, लेकिन ये मामला कानूनी भी बन सकता है तब जब आप ये सिद्ध करें कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या साबित कर सका? जितना मुद्दा उठाए, जिसको जिसको सामने प्रेस के सामने लाए, सब झूठा निकला, एक भी मुद्दा टिक नहीं सका। और ये तो व्यक्ति इतना हल्का, जो बाहर बोलता है कई बार, बोफर से लेके कई मामले में, और कोर्ट में जाके क्षमा मांग लेता है, कॉलर झाड़ करके बाहर निकल जाता है। बैटल फील्ड तो बिहार को बना दिया ना उन्होंने कि भाई चुनाव आयोग का मुद्दा बिहार में ही है, सबसे पहले चुनाव। ये मैं पहले ही कहा कि इनकी अपनी न कोई सोच है, न कोई विजन है, न कोई कंटेंट है। ये जिसके इशारे पर जो नैरेटिव सेट करता है, जो देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता लाने का खेल में लगा है, और उसके अस्टूलिए बनते हैं। और ऐसा व्यक्ति को अब देश की जनता समझ चुकी है कि जो व्यक्ति लोकतंत्र का विश्वास नहीं करता, संविधान में विश्वास नहीं करता, ठीक है, और वैसा व्यक्ति इस तरह का बयान दे करके बिहार में उस सत्यता को प्रमाणित नहीं कर पाता। बिहार में SIR चलेगा या नहीं चलेगा? बिहार में SIR का मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है, आपने तो SIR कर दिया। जनता खुश है। ये तुष्टीकरण की राजनीति से बांग्लादेशी और बाहर के लोग बिहारी को बदनाम करने का, बिहारी के अधिकार को छीनने का और मृतक के नाम पर वोट डालने का खेल अब नहीं चलेगा। 65 लाख लोगों के नाम कटे थे, उसमें से जो एक आंकड़ा अनुमानित आ रहा है कि आधार को जैसे ही मान्यता मिल गई एक डॉक्यूमेंट के तौर पे, 32 से 35 लाख लोग का नाम जुड़ भी सकता है उसमें।
देखिए, हम तो चाहते हैं कि एक भी नाम जो जनून है वो नहीं कटे। हम तो हमेशा संवैधानिक संस्था और संविधान में विश्वास करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। 1 माह का समय दिया, अवसर दिया कि जो नाम जुड़वाना चाहे, संशोधित करना चाहे, कहाँ एक भी इनके तरफ से इसका अभियान चला? ठीक, एक भी प्रमाण ये दे सके? ठीक है। आप ये सिर्फ विपक्ष का नकारात्मक वातावरण बनाकर उत्तेजना पैदा करने का और संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के खेल में ठीक है, लगा रहे हैं। बहुत संक्षेप में, एकदम ऑब्जेक्टिव समझिए सवाल है। बिहार में मुद्दे क्या हैं? मुद्दा क्या होगा चुनाव का इस बार? देखिए, बिहार के अंदर विकास रफ्तार पकड़ चुका है। अब विकास के साथ साथ बिहारियों का सम्मान और रोजगार एक बड़ा विषय है, और रोजगार के लिए सारे अवसर बिहार में मौजूद हैं। एग्रीकल्चर पर आधारित लघु कुटीर उद्योग का जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का फोकस है, हर घर पावर पहुंचा, आवागमन की सुविधा बनी है, बिहार के अंदर शांति है। इसलिए अब बिहारी पलायन नहीं, एजुकेशनल संस्था हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इसलिए बिहार अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगा। कितनी सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं? कितनी सीटों के साथ सरकार बनाएंगे? 2010 से भी ज्यादा बहुमत एनडीए यानी सरकार 206 से ज्यादा सीटें। बता तो दिए कि 2010 से भी ज्यादा सीटें एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार। विजय जी से गुजारिश है कि थोड़ी देर आप 1 मिनट के लिए मंच पे ही रहें। मैं बुलाना चाहूँगा करण अभिषेक सिंह, CEO जी मीडिया। करण सर प्लीज मोमेंटो देकर हम माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार विजय सिन्हा जी को सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे बीच में बिहार सरकार के डिप्टी CM विजय सिन्हा जी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और इसके बाद अब 2 सत्र बचे हुए हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र। हम जानेंगे कि विकास का विज़न क्या रहने वाला है, किन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, और जो सियासी सवाल हैं उनका जवाब तलाशने की